और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश भर में एक हुई बड़ी क्षति की। आपको बता दें कि अहमद पटेल का निधन हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे अहमद पटेल। 71 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। सुबह 3:30 पर उनका देहावसान हुआ है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन के बाद पूरे देश में और राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। 1 महीने पहले वे कोरोना पॉजिटिव हुए थे। बेटे फैजल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हुआ है। अहमद पटेल 1 महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे ने ट्वीट कर उनके पिता के निधन की जानकारी दी है। अहमद पटेल का आज सुबह 3:30 पर निधन हुआ है और जानकारी के मुताबिक पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था और इसी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। उनके बेटे ने ट्वीट कर कहा है कि वे बेहद दुख के साथ अपने पिता अहमद पटेल की दुखद और असामयिक मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं। फैजल पटेल ने कहा है कि 25 तारीख को सुबह 3:30 पर उनके पिता का निधन हो गया। फैजल पटेल ने यह भी कहा कि लगभग 1 महीने पहले उनके पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और वे मल्टी ऑर्गन फेलियर के शिकार हो गए। फैजल पटेल ने कहा कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो फैजल पटेल ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग कोरोना से जुड़े हुए प्रोटोकॉल का पालन करें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। गुजरात से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं अहमद पटेल। इनको 15 नवंबर को मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया था और तभी से वे अस्पताल में थे। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गहरा शोक व्यक्त किया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह का खजुराहो जाने का कार्यक्रम भी निरस्त हो चुका है। आज उन्हें दिल्ली से खजुराहो जाना था। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रात को भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन से पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और काफी करीबी रहे हैं दिग्विजय सिंह और अहमद पटेल। एक साथ पार्टी के लिए लंबे वक्त तक काम किया है। पार्टी को मजबूती देने में, पार्टी को एकजुट रखने में, पार्टी को खड़ा करने में एक साथ इन्होंने काम किया है। और अहमद पटेल जैसे नेता का इस तरह से चला जाना दिग्विजय सिंह के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है और यही वजह है कि उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। तब दिग्गज नेता अहमद पटेल ने कहा था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ हूं। मैं निवेदन करता हूं कि जो मेरे नज़दीक संपर्क में आए हैं वे खुद आइसोलेट हो जाएं। तो ये इन तमाम चीज़ों का जिक्र भी दिग्विजय सिंह ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उमरिया जिले के 2 दिवसीय दौरे पर बांधवगढ़ आए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दूसरे दिन वनों से रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आज दूसरे दिन सीएम डगडौहा गांव में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में शामिल होंगे और वहां के मंच से वे बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वहीं दौरे के पहले दिन बांधवगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश टूरिज्म के फॉरेस्ट लॉज में अफसरों के साथ मैराथन बैठक की और वनों में पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर 3 घंटे तक मंथन किया गया। इसके पहले मुख्यमंत्री ने बांधवगढ़ से ही कोविड-19 की प्रदेश स्तरीय समीक्षा की है और अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जहां डगडौहा गांव में आयोजित जनजातीय सम्मान समारोह में शामिल होंगे। वहीं पहले दिन की बैठक के बाद मीडिया से बात करने के दौरान सीएम ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधने में कोई गुरेज नहीं किया, वो चूके नहीं और वल्लभ भवन को दलालों की मंडी बनाने की बात कहते हुए उनके हर फैसले पर नजर रखने की बात दोहराई। वन्य प्राणी, लेकिन उनसे इंसान के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन हो, इसके लिए
बहुत महत्वपूर्ण फैसले आज यहां किए गए हैं, चाहे वो बफर में सफर का मामला हो, अनेकों गतिविधियां टूरिज्म की शुरू करने का मामला हो, अलग अलग वनोपज के संग्रहण का मामला हो, वनीकरण करके रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का मामला हो। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, काफी महत्वपूर्ण कल की बैठकें रखी है और आज उम्मीद जताई जा रही है कि कोई बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री कर सकते हैं। कल किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है? देखिए, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बांधवगढ़ में बैठक की, उसमें बफर में सफर को लेकर चर्चा की गई है। सरकार की कोशिश है कि वन और वाइल्ड लाइफ के जरिए किस तरीके से प्रदेश को में टूरिज्म को बढ़ाया जाए, टूरिज्म को प्रमोट करने के साथ ही स्थानीय लोगों को किस तरीके से रोजगार मिल सकता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। 26 नवंबर को शिवराज की टूरिज्म कैबिनेट की भी बैठक होने वाली है और उसमें टूरिज्म को प्रमोट करने को लेकर सरकार कुछ बड़े फैसले भी कर सकती है। तो उससे पहले मुख्यमंत्री ने तमाम उन बातों को लेकर चर्चा की है जो सीधे वन और वन्य प्राणियों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर है। साथ ही टाइगर सफारी शुरू करने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की है और जो प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाना है उनको जल्द से जल्द भेजे जाने को भी कहा है, ताकि केंद्र की मंजूरी के बाद जो टाइगर रिजर्व एरिया है वहां पर सफारी को शुरू किया जा सके। तो कई अहम मुद्दे थे जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। और उसके अलावा आज की जिस तरीके से हम बात करें तो उमरिया के डागडो गांव में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वहां पर अनुसूचित जाति के समाज के क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित करने का काम करेंगे। इसके अलावा वन अधिकार कानून के तहत पट्टों का भी वितरण होगा। तो कुल मिलाकर गौरव दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाएगा। और इसके अलावा 27 नवंबर को भी मुख्यमंत्री बड़वानी पहुंचेंगे, वहां पर भी गौरव दिवस का आयोजन होगा और वहां पर भी अनुसूचित जाति वर्ग के जो समाज के जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि रोजगार किस तरह से मध्य प्रदेश में बढ़ाया जाए, किस तरह से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बनाया जाए, इसमें वनों की महती भूमिका हो सकती है। इसी और अग्रसर हो रही है सरकार। बिल्कुल, देखिए, सरकार का फोकस रोजगार के अवसर देने का है और इसी को लेकर जो तमाम सेक्टर हैं जिनके जरिए रोजगार की व्यवस्था हो सकती है उन्हीं सेक्टर पर सरकार फोकस करती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल है, उसके जरिए किस तरीके से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, वन उपज के जरिए किस तरीके से आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर अब सरकार फोकस करती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने शुरुआत ही उन तमाम सेक्टरों से की है जो सीधे आम लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। और जब 26 नवंबर को पर्यटन कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें भी इन से जुड़े ही मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और उन पर मोहर लगेगी। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़े ऐलान की और आज उम्मीद नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के कई जिलों में रात 8 बजे के बाद बाजार बंद हैं और रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लागू हो जाता है। बावजूद इसके शराब की दुकानों को रात के 11 बजे तक खोले रखने के राज्य सरकार के निर्णय को कमलनाथ ने ट्वीट कर निशाना साधा है। वहीं इंदौर से कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने भी सरकार के रात को 11 बजे तक शराब की दुकान खोले रखने के निर्णय पर निशाना साधा है। विशाल ने मजाकिया लहजे में सलाह दे दी है कि आप 10 बजे के बाद घर से निकलें तो पहले शराब की बोतल जेब में रख लें ताकि आप घर पहुंच सके, क्योंकि शराब की दुकानें 11 बजे तक खुली रहती हैं। 11 बजे तक अगर शराब की दुकानें आप खोलेंगे। क्राइसिस मीटिंग के अंदर एक निर्णय लिया गया, शादी ब्याह 10 बजे बंद हो जाएंगे, 8 बजे सभी होटल्स बंद हो जाएगी, लेकिन शराब की दुकानें रात को 11 बजे तक चालू रहेगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ समस्त सरकार के नुमाइंदों से कि क्या रात को 11 बजे तक अगर शराब की दुकानें आप खोलेंगे और 10 बजे आप कर्फ्यू लागू कर देंगे तो उस कर्फ्यू में 1 घंटे का पास क्या क्वार्टर रहेगा या एक बॉटल रहेगी?
हर एक व्यक्ति अगर कोई निकलता है घर से या बाहर से कोई शादी अटेंड करने के बाद निकलता है और उसके बाद अगर पुलिस उससे रोकती है कि कर्फ्यू के अंदर कहाँ जा रहे हो, तो क्या उसको एक क्वार्टर या एक बॉटल उसको दिखाना पड़ेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना को रोकने के लिए गुना में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। गुना नगरपालिका सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले सभी रहवासियों को घरों से बाहर निकलने पर मास्क अथवा गमछा पहनना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर जेल भी भेजा जा सकता है। मास्क और गमछे से मुंह और नाक को पूर्ण रूप से कवर करना अनिवार्य होगा। गुना नगरपालिका सीमा क्षेत्र अंतर्गत निवासरत नगरपालिका और के नागरिकों और व्यापारियों को घरों, कॉलोनियों, बाजार, हाट बाजार इत्यादि सभी सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। 5 फेजेस हैं और जो राज्य शासन ने अलग अलग समयों पर जो हमें प्रतिबंधात्मक निर्देश दिए हैं उसके अनुसरण में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुना 27 तारीख से जो लोग भी मास्क नहीं पहनेंगे या जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का फॉलो नहीं करेंगे उन सभी को अस्थाई कारागार जो कि हमने अंबेडकर भवन को डिसाइड किया है वहां पर उनको निरुद्ध रखा जाएगा। फिर भोपाल में कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 303 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा डेली 300 पार पहुंच रहा है, जो चिंताजनक है और इसको लेकर फिर अब नई व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में एक्शन भी शुरू हो चुका है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की ट्रेनिंग के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी कमेटियों का गठन किया जाएगा। स्वास्थ्य अमले को वैक्सीन के स्टोरेज और वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश सरकार कोल्ड चेन विकसित करने में लगी हुई है। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। एक तो ये प्रसन्नता का और गर्व का विषय है कि हमारे वैज्ञानिक प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन जल्दी आ जाए और बहुत जल्दी आने की संभावना है। ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गए। आज बैठक में हमने इस पर विचार किया कि वैक्सीन आने पर कैसे टीकाकरण का काम तेजी से किया जाए, उसकी हमने व्यवस्थाएं बनाई है। मध्य प्रदेश भी पूरी तैयारी कर रहा है। कोल्ड चेन, उसके साथ साथ टीकाकरण के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं, प्रशिक्षण, इसकी तैयारी हमने कर ली है। एक राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। जिले में भी हम टास्क फोर्स बना रहे हैं और ब्लॉक की टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। प्रशिक्षण देने का काम भी लगातार चल रहा है ताकि वैक्सीन आते ही हम जनता को वो वैक्सीन लगा सकें, टीकाकरण का काम कर सकें। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर में विधानसभा सत्र होगा। 28 दिसंबर को विधानसभा का सत्र होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र की तारीख तय हो चुकी है। 28 दिसंबर को होने जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सत्र बुलाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 1 के तहत अब सत्र बुलाया गया है। आपको बता दें कि दिसंबर में चूंकि संभावनाएं पहले भी जताई जा रही थी कि सत्र थोड़ा सा डिले हो सकता है और दिसंबर में अब ये सत्र शुरू होने जा रहा है।